नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विपिन आर्ट्स क्लासेस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में 12th क्लास के हिस्ट्री का 350 ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे। जो 350 ऑब्जेक्टिव है चैप्टर 1 से चैप्टर 15 तक जितना भी प्रीवियस ईयर में सवाल पूछा गया है, सारे सवाल को केवल एक वीडियो में कवर कर लिया गया है और केवल 350 प्रश्न आप देखते हैं तो आपको मेरा गारंटी है कि जो एग्ज़ाम होगा 8 फरवरी 2025 को, उसमें 70 सवाल इसी से पूछा जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार देखिए और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। इसका पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन और लास्ट में आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं, क्योंकि इसके बाद ज्योग्राफी और पॉलिटी आपके आने वाला है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। कथन ए, कथन आर। कथन ए में लिखा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो ये बात आपका ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम ज्ञात स्थल जिसकी सर्वप्रथम खुदाई हुई वह हड़प्पा ही है, ये भी बात आपका ठीक है। यहाँ पर देखिएगा कि आर जो है एक ही सही व्याख्या कर रहा है। कैसे कर रहा है? बोला गया कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि पहली बार यहाँ पर खुदाई हुआ था, इसीलिए। तो आर जो है एक ही सही व्याख्या कर रहा है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता के विषय में गलत वाक्य का चयन करना है। तो गलत वाक्य का चयन कर लीजिए। हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित था, तो बिल्कुल ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता त्रिभुजाकार थी, ये भी ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में महिलाओं को उच्च स्थान प्राप्त नहीं था, तो आपको प्राप्त था, तो हो गया गलत। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता थी, तो ये बात आपका ठीक है। तांबा प्लस 3 के मिलने से कांसा बनता है, तो इसमें गलत कौन हो जाएगा? तो केवल इसमें गलत 3 हो जाएगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो विशाल स्नानागार के अवशेष मोहनजोदड़ो से मिले हैं। लोथल स्थित है, तो लोथल किस राज्य में स्थित है? तो लोथल आपके गुजरात में स्थित है, गुजरात में स्थित है। और साथ ही आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से गोदीवाड़ा मिला है, बंदरगाह मिला है। नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो कांस्य युग की सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा जो है आपके रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। निम्न में से किसने मोहनजोदड़ो की उत्खनन की? मोहनजोदड़ो की उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया है रखालदास बनर्जी के द्वारा। रखालदास बनर्जी के द्वारा। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या होता है? इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला होता है। हड़प्पा का उत्खनन किया था, तो किसने किया था हड़प्पा का उत्खनन? दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1921 में किया गया था। 1921 में किया गया था। सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सोना का ज्ञान था, चांदी का, तांबा का, जबकि लोहा का ज्ञान नहीं था, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं आता है? तो पुरातत्व जिसको आपके धरती खोद के निकाला गया है, तो उसमें कौन कौन आता है? तो सिक्के आते हैं, अभिलेख आते हैं, भवनावशेष आता है, जबकि साहित्य नहीं आता। साहित्य नहीं आता है, ठीक है। निम्न में से कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है? तो हड़प्पा सभ्यता का नगर विजयनगर नहीं है। आप लोग पढ़िएगा आगे, विजयनगर जिसकी स्थापना हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों के द्वारा किया जाता है, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। लोथल अभी आप देख चुके हैं, यहाँ से बंदरगाह मिला है। कालीबंगा जोता हुआ खेत का साक्ष्य, ये राजस्थान से। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की? दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की? तो 1921 में किया है, 1921 में।
धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो धौलावीरा गुजरात में स्थित है। और किस लिए प्रसिद्ध है? तो जल प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध है, जल प्रबंधन के लिए, याद रखिएगा। और धौलावीरा किस नदी किनारे स्थित है? तो लूनी नदी किनारे स्थित है। आप लोग नाम सुने होंगे, जहाँ भी पढ़े होंगे। नेक्स्ट है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? किस भाषा का शब्द है? तो ये सिंधी भाषा का शब्द है, सिंधी भाषा का शब्द है। हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार किस नगर में पाया गया? हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार ये पाया गया है मोहनजोदड़ो में। लोथल किस नदी किनारे स्थित है? तो लोथल भोगवा नदी किनारे स्थित है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि हड़प्पा रावी नदी किनारे स्थित है, जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे स्थित है। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को बोला जाता है। नेक्स्ट है कि मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे स्थित है? तो अभी आपको बताए हैं, सिंधु नदी किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की? किसके द्वारा किया गया? तो यह किया गया रखालदास बनर्जी के द्वारा, रखालदास बनर्जी। कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो आपको ध्यान रखना है, राजस्थान में स्थित है। जूता हुआ खेत का साक्ष्य कालीबंगा से ही मिला है। सिंधु सभ्यता में गोदी कहाँ से मिलता है? गोदी का मतलब बंदरगाह होता है। क्या होता है? बंदरगाह होता है। तो आपको बता चुके हैं, आप लोग बताइए कहाँ से मिला है। आप लोग सभी लोग सोच लिए होंगे, लोथल, जो कहाँ है? गुजरात में है। निम्नलिखित देवताओं में से कौन सैंधव सभ्यता के प्रमुख देवता थे? तो सैंधव सभ्यता के जो प्रमुख देवता थे वो कौन थे? शिव थे। घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो सुत कोतला से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? सुत कोतला। ये कहाँ पर है? किस राज्य में है? तो आपको याद रखना है, गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक का पहला सवाल है कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो मगध था 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली। जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं, जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं। बज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है, तो क्या बोला गया है? गणसंघ बोला गया है या गणतंत्र बोला गया है? आप सभी लोग सोच के बताइए। तो इसका आंसर मारिएगा, गणतंत्र। क्या बोला गया है? बज्जी को सामाजिक ग्रंथों में गणतंत्र बोला गया है। किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है? तो समुद्रगुप्त को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है। जो नेपोलियन है, आधुनिक नेपोलियन फ्रांस का था, ठीक है। जबकि भारत का नेपोलियन कौन है? तो समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त। कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था, तो कब हुआ था? तो 78 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 78 ईस्वी में। प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो धर्म की शुरुआत अशोक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो आप सभी को पता है, समुद्रगुप्त। यहाँ से आपको दो जानकारी मिला कि समुद्रगुप्त का संबंध किस वंश से है? तो इसका संबंध गुप्त वंश से है, जिसे भारत का नेपोलियन बोला जाता है। मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज के बारे में याद रखिएगा कि राजदूत है। कहाँ का राजदूत है? यूनान का। कहाँ का? यूनान का। गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो गुप्त काल में कौन चीनी यात्री आपके भारत आया था? तो इसमें ध्यान रखिएगा, फाहियान आया था, फाहियान। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। जबकि हुएनसांग हर्षवर्धन के दरबार में आया था। हा से हर्षवर्धन, हा से हुएनसांग, याद रखिएगा। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य हैं, जिन्हें चाणक्य भी बोला जाता है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो अर्थशास्त्र पुस्तक है, इसमें किस विषय में लिखा गया है? तो राजनीतिक के बारे में लिखा गया है।
प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की है? तो ये किया गया है हरिसेन के द्वारा, हरिसेन के द्वारा, हरिसेन। आपको हम दावे से कहते हैं कि अगर इस पूरा जो सीरीज आएगा, इसी की तो हिस्ट्री का आपके कंप्लीट वीडियो जो आप देख रहे हैं, इसमें से मिनिमम आपका 70 सवाल, कितना सवाल, 70 सवाल यहीं से रहेगा। नहीं तो ये वीडियो भी आपको पूरा मिलेगा, एग्जाम जब दे के आइएगा, और हम भी यहीं रहेंगे, यूट्यूब पर ही रहेंगे, है ना। अगर जो ऑफलाइन है तो ऑफलाइन आपको पता ही है कि अपना नवादा में संस्थान है विपिन आर्ट्स के नाम से, तो वहाँ भी आ सकते हैं। 70 सवाल, कम से कम 70 सवाल इसी वीडियो से होगा। तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को मिस कीजिएगा, आप बाद में पछताने के सिवा आपको कुछ भी नहीं बचेगा। तो आप लोग वीडियो को आप भी देखिए और अपने भाई बंधु में शेयर भी कीजिए, है ना। चलिए उसके बाद है कि इंडिका। इंडिका किसका यात्रा वृतांत है? तो इंडिका जो है मेगास्थनीज का यात्रा वृतांत है। आपको बता चुके हैं पहले मेगास्थनीज के बारे में भी। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो किस काल को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो गुप्त काल को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? तो समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से की जाती है। कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई? जो कलिंग है आज इसे उड़ीसा बोलते हैं। तो कलिंग की लड़ाई 261 ईसा पूर्व में, 261 ईसा पूर्व में हुआ था। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन थे। कौन थे? उदयन पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। आपको याद रखना है कि अगर बोलेगा कि हर्यक वंश, हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो बोलिएगा बिंबिसार। कौन बोलिएगा? बिंबिसार। और बिंबिसार के बेटा कौन था? तो अजातशत्रु। और अजातशत्रु का बेटा कौन था? तो उदयन था, याद रखिएगा। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो आपके विशाख दत्त की। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई है? तो जो आपके पाटलिपुत्र है ये किस नदी के संगम पर है? गंगा है, यमुना नहीं है, सोन है। उसके बाद फल्गु और गंगा, पुनपुन, गंडक, फल्गु, गंगा, सोन, पुनपुन। तो किसके संगम पर आपके पाटलिपुत्र स्थित है? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, फल्गु जो है ना आपके पुनपुन में मिल जाती है, तो ये आपके फल्गु वाला ऑप्शन गलत हो गया। तो इसमें हो जाएगा गंगा, सोन, आपके पुनपुन हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि जो है ना फल्गु सर फल्गु वाला होगा, तो मेरा बात याद रखिएगा मेरे भाई लोग कि फल्गु नदी किस में मिल जाती है? फल्गु नदी जो कि आपके पुनपुन में मिल जाती है। किसमें मिलती है? आपके फल्गु नदी है पुनपुन में जाके मिल जाती है, तो फल्गु अपना अस्तित्व खो देती है। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? जो राजतरंगिणी पुस्तक है इसके लेखक कौन थे? तो इसके लेखक आपके कल्हण हैं। अशोक किस वंश का शासक था? तो आप सभी को पता है कि अशोक मौर्य वंश के शासक हैं। और मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक हैं। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य आपके मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपद की संख्या आपके 16 थी और सबसे शक्तिशाली उसमें मगध था। मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो मगध साम्राज्य की स्थापना बिंबिसार के द्वारा किया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था? तो 323 से 298 ईसा पूर्व तक इनका शासन था। त्रिपिटक किस धर्म का साहित्य है? तो त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म का साहित्य है, बौद्ध धर्म का साहित्य है। विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की? तो विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा ग्रहण किया गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा ग्रहण किया गया है। मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? तो मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री आप सभी को पता है मेगास्थनीज थे। कौन थे? मेगास्थनीज। अशोक का संबंध किस वंश से है? तो अशोक का संबंध मौर्य वंश से है। मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था।
याद रखिएगा, मेगास्थनीज जो है सेलुकस निकेटर के राजदूत थे और सेलुकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य पराजित करते हैं और उनकी बेटी से विवाह भी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? तो समुद्रगुप्त से है। जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है इसी में समुद्रगुप्त के बारे में सारी जानकारी दी गई है हरिसेन के द्वारा। किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? तो अशोक को प्रियदर्शी बोला गया है, अशोक को प्रियदर्शी बोला गया है। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य थे। धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया था? तो धम्म महामात्रों को अशोक ने नियुक्त किया था। प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की? तो प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो आप सभी लोग कई बार ये सवाल रिपीट हो चुका है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना सवाल रिपीट होता है। आपको हम ऐसा ही नहीं बोलें कि 70 सवाल आपको जो है इसी वीडियो से मिलेगा। आप लोग विश्वास कीजिए, एक बार तो विश्वास करो भाई, बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा होगा आपको एग्ज़ाम में। आपको हम एग्ज़ाम में याद आएंगे। एग्ज़ाम के दिन जब एग्ज़ाम दीजिएगा सेंटर में आपको हम याद आएंगे, है ना, कि एक बंदा बोला था और हमने उस पर विश्वास किया था। चलिए अगला सवाल है कि महाभारत के लेखक कौन है? महाभारत के लेखक कौन है? तो पतंजलि। कौन है? पतंजलि। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है, महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला? तो महाभारत युद्ध 18 दिन चला था। कौरव और पांडवों के बीच में हुआ था, जिसमें कौरव की हार होती है और पांडव की जीत होती है और कुरुक्षेत्र में होता है। महाभारत की रचना किसने की? तो महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास के द्वारा किया गया है। महर्षि वेद व्यास के द्वारा किया गया है। महाभारत में गंगापुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? गंगापुत्र। तो इसमें ध्यान रखिएगा, जो महाभारत में गंगापुत्र के नाम से आपके भीष्म को जाना जाता है। किसे? भीष्म को गंगापुत्र के नाम से जाना जाता है। कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता है? तो आप देख चुके हैं कि कुरुक्षेत्र का युद्ध जो है पांडवों के द्वारा जीता जाता है। द्रौपदी किसकी पत्नी थी? तो द्रौपदी ये पांचों भाई की पत्नी थी। आपको याद होगा, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या आपके 18 है। कितनी है? 18 है। आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है? तो आश्रम व्यवस्था में 4 प्रकार के आश्रमों का उल्लेख किया गया है। 4 प्रकार का। ठीक है, चलिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता है? जो अश्वमेध यज्ञ होता है क्यों होता है? तो शाही संप्रभुता के लिए, शाही संप्रभुता के लिए किया जाता है। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? तो मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। वेदों की संख्या कितनी है? तो जो वेद है इसकी संख्या 4 है। कौन कौन वेद है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? तो महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में हुई थी। संस्कृत भाषा में। सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन है? तो सर्वाधिक जो प्राचीन स्मृति ग्रंथ है वो आपके मनुस्मृति है। मनुस्मृति। हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। तो ज्ञान का मार्ग है, कर्म का मार्ग है, भक्ति का मार्ग है। आप किसी भी मार्ग से मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं हिंदू परंपरा के अनुसार। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? तो कहाँ पर आपके प्रचलित नहीं हुआ? तो हो जाएगा आपके ब्रिटेन में प्रचलित नहीं होता है, जबकि सीरिया, श्रीलंका, जापान इत्यादि में प्रचलित होता है। अलग अलग किताब इसमें इस क्वेश्चन को अलग अलग आंसर देते हैं, लेकिन ब्रिटेन यहाँ पर ज़्यादा सही होगा। चौथी बौद्ध संगति किस शासक के काल में हुआ? तो कनिष्क के शासनकाल में होता है। टोटल 4 बौद्ध संगति होता है। जो पहला है आपके राजगिरी में,
अजातशत्रु के समय में होता है। दूसरा कालाशोक के समय में वैशाली में होता है। तीसरा अशोक के समय में पाटलिपुत्र में होता है। चौथा कनिष्क के समय में जम्मू कश्मीर के कुंडलवन में होता है। त्रिपिटक साहित्य संबंधित है, किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? तो इसमें ब्रह्मचर्य इनके द्वारा जोड़ा गया, ब्रह्मचर्य। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? आप सभी को पता है, आपको बता चुके हैं, पाटलिपुत्र में। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे, महावीर स्वामी। चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो राजगिरी में हुआ था प्रथम, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा आपके जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर के कुंडलवन में। सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो सांची का स्तूप ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, सांची का स्तूप। नेक्स्ट है कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो बुद्ध का जन्म आपके लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। स्तूप संबंधित है, तो स्तूप किससे संबंधित है? स्तूप आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म कुंडलवन वैशाली में हुआ था, कुंडलवन वैशाली में हुआ था। प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की? तो प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत अशोक के द्वारा किया गया है। श्वेतांबर एवं दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? तो श्वेतांबर ये आपके संबंधित है जैन धर्म से, श्वेतांबर और दिगंबर। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था, महावीर स्वामी का। सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो रायसेन जिला में स्थित है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो आपके बोधगया में हुआ था, जो निरंजना नदी के तट पर हुआ था, बोधि वृक्ष के नीचे। बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म 463 ईसा पूर्व में हुआ था, 463 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट है कि महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी की जो माता है उनके नाम त्रिशला था, त्रिशला उनकी माता का नाम था। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? तो अकबर के द्वारा किया गया है, जबकि इस पर प्रतिबंध जहांगीर के द्वारा लगाया गया है। आइन ए अकबरी किसने लिखा है? तो आइन ए अकबरी अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया है? तो तंबाकू पर प्रतिबंध जहांगीर के द्वारा लगाया गया है। अकबर के दरबार का प्रख्यात गायक था, तो कौन था? उसका नाम है तानसेन। क्या नाम है? तानसेन। आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो आइन ए अकबरी जो है ये 5 भागों में विभक्त है। अकबरनामा की रचना किसने की? तो अकबरनामा की रचना अबुल फजल के द्वारा किया गया है। अकबर के काल में भूमि को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो भूमि को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है, भूमि को 4 भागों में। आइन ए अकबरी में भूमि को कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में बांटा गया है। मुगल काल में सिंचाई का साधन क्या था? कुआं, तालाब, नहर ये सभी थे, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके कथन 1 और कथन 2। तो देख लीजिए, अकबर एक महान शासक था, तो ये बात ठीक है। वह मुगल वंश का संस्थापक था, तो ये गलत है। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो मुगल वंश का संस्थापक बाबर था, ना कि अकबर। तो इसमें एक सही है और आपके 2 गलत है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। पंचचिन्ह
वाले सिक्के बने होते थे तो किससे बने होते थे? ये चांदी से बने होते थे। स्थापत्य कला, स्थापत्य मतलब बिल्डिंग और निर्माण होता है। स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ है? तो शाहजहाँ के समय में हुआ है। दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, इस सब का निर्माण आपके शाहजहाँ के द्वारा करवाया गया है। किस और साथ ही आगरा का ताजमहल किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह खास तौर पर जाना जाता है? तो किसके लिए जाना जाता है? भूमि सुधार व्यवस्था के लिए शेरशाह सूरी जाना जाता है। दीवान ए अशरफ का अर्थ है, दीवान ए अशरफ का अर्थ क्या है? तो राजस्व विभाग का अध्यक्ष, राजस्व विभाग का अध्यक्ष है। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया तो ये कहाँ पर बिताया था? पूर्वी भारत में बिताया था, पूर्वी भारत में। अकबर ने टोडरमल को दीवान ए अशरफ कब नियुक्त किया? तो 582 में नियुक्त किया था। अकबर ने टोडरमल को दीवान ए अशरफ कब नियुक्त किया? 582 में। भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? तो भारत का प्रथम मुगल शासक आपके बाबर था। आपको पानीपत का प्रथम युद्ध याद होगा, 1526। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ? तो 1526 में होता है। द्वितीय 1556 में, तीसरा 1761 में। ये तीनों युद्ध याद रखिएगा, 1, 2 और 3। 1, 2, 3, 4, ये 4 बार पूछा अभी तक जा चुका है। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? तो ताजमहल का निर्माण शाहजहाँ के द्वारा करवाया गया। अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो टोडरमल था, टोडरमल। शेरशाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था? तो शेरशाह ने हुमायूं को हराया था, हुमायूं को पराजित किया था। सुलह ए कुल का शाब्दिक मतलब क्या होता है? तो सार्वभौमिक शांति होता है, सार्वभौमिक शांति होता है। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था? तो अकबर के द्वारा हेमू को पराजित किया गया था, हेमू को पराजित किया गया था। जीतल क्या था? तो इसमें याद रखना है कि जीतल जो है सिक्का है, जीतल क्या है? सिक्का है। सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ अवस्थित है? तो आगरा में अवस्थित है। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो भारत में मुगल वंश का संस्थापक आपके बाबर है। शेरशाह ने चौसा के युद्ध में किसे पराजित किया? तो शेरशाह ने चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया है। जीतल किस धातु का होता था? तो जीतल जो है ये चांदी का होता था। जहांगीर का शासनकाल कब था? तो जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 तक आपके जहांगीर का शासनकाल रहता है। नवरत्न किसके दरबार में थे? नवरत्न, तो आपको ध्यान रखना है जो नवरत्न हैं ये आपके अकबर के दरबार में थे, अकबर के दरबार में। निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन अकबर का समकालीन था? तो अकबर का समकालीन बदायूं था, बदायूं। अकबर का संरक्षक कौन था? तो अकबर का संरक्षक बैरम खां था, बैरम खां। अकबर ने दीन ए इलाही कब शुरू किया? तो ये शुरू किया गया है 1582 में, 1582 में शुरू किया गया है दीन ए इलाही। फतेहपुर सिकरी की राजधानी, फतेहपुर सिकरी को राजधानी किसने बनाया था? तो अकबर के द्वारा बनाया गया था, अकबर के द्वारा, ठीक है ना। तो 25 का इसका आंसर हो जाएगा बी। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया? तो पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में होता है, इब्राहिम लोदी को पराजित किया जाता है। सुलह ए कुल की नीति किसकी थी? तो सुलह ए कुल की नीति आपके अकबर की थी। किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया? तो अकबर के द्वारा हटाया गया था। गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा? तो अकबर के आग्रह पर लिखा था। वादशाहनामा किसने लिखा? वादशाहनामा किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा। आलमगीर के नाम से कौन सा मुगल बादशाह जाना जाता था?
तो औरंगज़ेब जो है, औरंगज़ेब को आलमगीर के नाम से जाना जाता है। जजिया किससे लिया जाता था? जजिया किससे लिया जाता था? तो जिमियों से लिया जाता था। दीन ए इलाही किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है दीन ए इलाही, तो अकबर से संबंधित है। BBI दीन ए इलाही अकबर से। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो भारत का अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय था। ताजमहल किस नदी किनारे स्थित है? तो यमुना नदी किनारे स्थित है ताजमहल। दिल्ली किस नदी किनारे स्थित है? यमुना नदी किनारे स्थित है दिल्ली भी। अगला कि अकबर के राज में राजस्व व्यवस्था किसके हाथ में थी? तो आपके टोडरमल के हाथ में थी, टोडरमल। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की है? तो ये प्रदान किया गया था शाह आलम द्वितीय के द्वारा। नज्म उल बहरीन की रचना किसने की? तो यह किया गया है दारा शिकोह के द्वारा। नज्म उल बहरीन की रचना किसने की? दारा शिकोह के द्वारा किया गया है। किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है? तो यह मिलता है अकबरनामा में, अकबरनामा में। मुगल दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन सा था? कोर्निश, सिजदा, पाव सभी था। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था? तो आप सभी को अब तो जानकारी लग ही गया है, कौन है? बाबर है। कौन है? बाबर। अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका? तो अकबर जो है किस क्षेत्र पर अधिकार नहीं कर सका? तो मेवाड़ पर अधिकार नहीं कर सका। तुजुक ए बाबरी के लेखक कौन है? तो बाबर है तुजुक ए बाबरी के लेखक। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो आपके सरकार के नाम से जाना जाता है। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई? भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556, तृतीय 1761। बाबर द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया है? तो बाबर के द्वारा बाबरनामा लिखा गया है। कथन ए और कारण आर। तो कथन ए में दिया गया है कि गोपुरम प्रवेश द्वार को कहा जाता है, तो बिल्कुल ठीक बात है। विजयनगर शासकों ने मंदिरों में गोपुरम का निर्माण करवाया, ये भी बात आपका ठीक है। ये दोनों बात आपका ठीक है, और साथ ही आर जो है ए की सही व्याख्या भी कर रहा, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा किया गया है। विजयनगर के शासकों ने अपने आप को कहा है, तो अपने आप को क्या बोला है? तो अपने आप को इनके द्वारा राय बोला गया है। क्या बोला गया है? राय बोला गया है। गोपुरम का संबंध किससे है? तो भी आप ऊपर वाला क्वेश्चन में देख लिए हैं कि जो गोपुरम है उसका संबंध मंदिर से है। गोपुरम का संबंध मंदिर से है। आप यहाँ पर फिर से एक बार देख लीजिएगा। गोपुरम क्या है? प्रवेश द्वार है, मंदिर में प्रवेश द्वार है। विजयनगर शासकों ने मंदिरों में गोपुरम का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो जो आपके विरूपाक्ष मंदिर है ये आपके हम्पी में स्थित है। कहाँ स्थित है? हम्पी में स्थित है। सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है निकोलो कोंटी। क्या नाम है? निकोलो कोंटी। हरिहर एवं बुक्का किस वंश के शासक थे? तो ये आपके संगम वंश के शासक हैं। संगम वंश, ध्यान से याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आयंगर व्यवस्था संबंधित थी, तो किससे संबंधित थी आयंगर व्यवस्था? तो ये संबंधित है विजयनगर साम्राज्य से। अमुक्त मालयाद किसने लिखा? जो अमुक्त मालयाद पुस्तक है यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो कृष्ण देव राय के द्वारा लिखा गया है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो 1336 में हरिहर और बुक्का के द्वारा किया गया है। हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? तो हम्पी नगर विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो कृष्ण देव राय। कृष्ण देव राय महानतम शासक हैं विजयनगर साम्राज्य के। हम्पी को यूनेस्को द्वारा
विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया? तो ये घोषित किया गया 1986 में। 1986 में। तेनालीराम का संबंध किस साम्राज्य से है? तो इसका संबंध विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है तेनालीराम का। आप लोग को क्लास में हम बहुत ही अच्छे से ये सारे चैप्टर पढ़ाए हैं। हरिहर एवं बुक्का ने कब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की? तो 1336 में। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से सुन भी लेते हैं ना, तो आपको हम गारंटी देते हैं, गारंटी कि ये वीडियो लगभग 1.5-2 घंटे का वीडियो होगा, अभी तो बना नहीं पूरा। यहाँ से 70 सवाल गारंटी है, 70 सवाल, है ना। आप विश्वास कीजिए, हम भी यहीं रहेंगे और आप भी यहीं रहिएगा। मेरा वीडियो भी यूट्यूब पर रहेगा। आप लोग आके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सर आप बोले और ऐसा नहीं हुआ, है ना। विजयनगर साम्राज्य से संबंधित वंश है, तो इसमें संगम वंश, तुलुप वंश, सुलुप वंश, तुलुप वंश, ये सारे का संबंध किससे है? विजयनगर साम्राज्य से है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी कौन थी? इंपॉर्टेंट है, तो कौन थी? पंपा देवी। याद होगा आप लोग को, पंपा देवी विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी थी। नेक्स्ट है कि कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माता कौन था? तो कृष्ण देव राय थे। कौन थे? कृष्ण देव राय। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित हैं? तो निजामुद्दीन औलिया का संबंध है चिश्ती सिलसिले से। निम्न में से महिला संत थी, इसमें से कौन आपके एक महिला संत थी? तो आपको ध्यान रखना है मीरा, अंडाल, कराइकल, ये तीनों थी। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। मीरा किसकी भक्त थी? आप सभी को पता है, हमेशा सुनते भी आए हैं कि मीरा कृष्ण की भक्त है। किसकी भक्त है मीरा? कृष्ण की भक्त है। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ रामानंद संत के द्वारा किया गया है। बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रसार किस संत ने किया? तो ये किया गया चैतन्य प्रभु के द्वारा, चैतन्य के द्वारा। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो संत कबीर का जन्म वाराणसी में हुआ था, जो आज उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है बीजक में किसके उपदेश संग्रहित हैं? तो बीजक में कबीर के उपदेश संग्रहित हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर में है। कहाँ पर है? अजमेर, राजस्थान में। काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ? तो काशी में कबीर का जन्म हुआ था। काशी में कबीर जी का जन्म हुआ था। रामानंद के शिष्य कौन थे? तो इनके शिष्य थे रैदास, कबीर, धन्ना एवं पीपा, ये तीनों थे। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। कबीर शिष्य थे, कबीर शिष्य थे तो रामानंद के। किसके थे? कबीर शिष्य थे रामानंद के। यहाँ पर देखिए, रामानंद के शिष्य थे रैदास, कबीर, धन्ना और पीपा। यहाँ पूछा है कि कबीर किसके शिष्य थे? कबीर किसके शिष्य थे? तो रामानंद के शिष्य थे, उसे उलट दिया है। तलवंडी, VVI सवाल है, VVI। तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तो तलवंडी गुरु नानक का जन्म स्थान है, गुरु नानक का जन्म स्थान है। लिंगायत आंदोलन का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ? तो ये होता है कर्नाटक में। कहाँ होता है? कर्नाटक में। वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था श्रीरंगपट्टनम में, श्रीरंगपट्टनम में। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? तो निजामुद्दीन औलिया का दरगाह दिल्ली में है, दिल्ली में है। नानक का जन्म स्थान कहाँ है? तो नानक का जन्म स्थान तलवंडी, आज के पाकिस्तान में है। तलवंडी आज के पाकिस्तान में है। अगला सवाल है कि कथन 1 और कथन 2, फाहियान चीनी यात्री था। बिल्कुल ठीक है। यह गुप्त काल में भारत आया था, ये भी बात आपका ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में
आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। तो इसमें है कि दोनों कथन सही है और कथन 2 जो है एक की सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? किसने शुरू किया? तो शुरू किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा शुरू किया गया था। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो पुर्तगालियों के द्वारा गोवा पर अधिकार 1510 ईस्वी में किया गया था। 1510 ईस्वी में। भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? उसका नाम क्या था? वास्को डिगामा था। ये भारत कब पहुंचता है? 1498 में। 1498 में भारत पहुंचता है। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? तो ये लिखा गया था अरबी भाषा में लिखा गया है, अरबी भाषा में। इंडिका के लेखक कौन है? तो इंडिका के लेखक हैं मेगास्थनीज। मेगास्थनीज यूनान के राजदूत थे। यूनान के राजदूत थे। इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। मोरक्को का निवासी था। मोरक्को वर्तमान में अफ्रीका महाद्वीप में है। प्लासी का युद्ध लड़ा गया। तो प्लासी का युद्ध 1757 में होता है। जबकि अगर बोलेगा बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध तो नोट कर लीजिएगा 1764 में। भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय पुर्तगाली थे। पुर्तगाल के ही वास्को डिगामा था जो 1498 में भारत के कालीकट बंदरगाह के भारत के केरल राज्य के कालीकट बंदरगाह पर आया था 1498 में, जिसका स्वागत जमोरिन ने किया था। ठीक है, चलिए हुएनसांग किस देश का यात्री था? इस सबको पता आप लोग को है। चीन का। कहाँ का था? चीन का। फाहियान चीन का। तो याद रखिएगा कि हुएनसांग किसके दरबार में आया था? तो हा से हुएनसांग, ह से हर्षवर्धन, ऐसे याद रखिएगा। हम तो ऐसा ही याद रखे हैं, तो आपको भी बता रहे हैं। रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? तो रूस में भारत विद्या का जनक G.S. लिबिदेव को कहा जाता है। अलबर्नी किसके साथ भारत आया था? तो अलबर्नी जो है भारत किसके साथ आता है? तो भारत में मोहम्मद गजनबी के साथ में आता है। जो आपके अलबर्नी है ये ख्वारिज्म का है। कहाँ का है? ख्वारिज्म का है। नेक्स्ट है कि किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित की? तो MBT मोहम्मद बिन तुगलक। इसे दिल्ली सल्तनत काल का सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान और साथ ही इसे पागल भी बोला जाता है कि पढ़ा लिखा था लेकिन इसके पास दिमाग नहीं था। लेकिन ऐसा बात गलत है, इनके पास बहुत ही दिमाग था। भले ही अपने प्लान में फेल कर गए, नो मैटर। और आपको याद रखना है कि मोहम्मद बिन तुगलक के ही दरबार में कौन आता है? आपके मोरक्को का यात्री जिसका नाम क्या है? इब्न बतूता। क्या नाम है? इब्न बतूता। और इब्न बतूता को मोहम्मद तुगलक दिल्ली का काजी नियुक्त करते हैं। तहकीक ए हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा गया है? तो तहकीक ए हिंद में अलबर्नी का यात्रा वृत्तांत लिखा गया है। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो कैप्टन हॉकिंस जो है जहांगीर के दरबार में आया था। वास्को डिगामा भारत कब पहुंचा? तो यहाँ पर देखिए एक लिखा हुआ है 1498 मई 1598। तो यहाँ पर हो जाएगा 1498 और किस महीना हो जाएगा? तो मई महीना। कौन सा महीना? 17 मई 1498। 17 मई 1498। किताब उल रहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? तो इब्न बतूता का मिलता है। इब्न बतूता का। बोलेगा किताब उल रहला के लेखक कौन है? क्या बोलेगा? इब्न बतूता, जो मोरक्को देश का यात्री है। इब्न बतूता कितने वर्ष तक भारत में रहा था? तो भारत में कुल ये 10 वर्ष रहा था। अलबर्नी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ख्वारिज्म में हुआ था। कहाँ हुआ था? ख्वारिज्म में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है कि मध्ययुगीन यात्री का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? तो आपके ये बोला जाता है मार्को पोलो को। मार्को पोलो को। इब्न बतूता किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? तो ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में आया था। ठीक है ना, चलिए अगला सवाल है, भारत में अंग्रेजों द्वारा उपनिवेश की स्थापना के मुख्य उद्देश्य थे।
जो आपके अंग्रेज भारत को उपनिवेश बनाया तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? कच्चा माल प्राप्त करना, भारत का विकास करना? कतई नहीं। भारत का विकास क्यों करेगा? उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं को भारत में बेचना ये ठीक है, भारत में शिक्षा का विस्तार करना ये गलत है। ऐसा सवाल यूपीएससी पूछता है बहुआ लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3, 1 और 3, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 1943-44 में बंगाल में अकाल की विभीषिका के बढ़ने का मुख्य कारण था। 1943-44 में बंगाल में अकाल के विभीषिका के बढ़ने का मुख्य कारण क्या था? अभावग्रस्त क्षेत्र में अकाल के विभीषिका का बढ़ना, जमींदारों एवं व्यापारियों द्वारा अनाज का भंडारण, कृषकों की अत्यधिक गरीबी, अनाज का मूल्य बढ़ना, ये सारे कारण हैं। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो आपके ये लॉर्ड कॉर्नवालिस को दिया जाता है। महालवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया? तो महालवाड़ी जो बंदोबस्त है ये लागू किया गया है मार्टिन वर्ड के द्वारा। मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा में लागू किया गया है। पंजाब। अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? तो अस्थायी बंदोबस्त कहाँ पर लागू किया गया है? तो बंगाल में लागू किया गया है। कोल विद्रोह के नेता कौन थे? तो कोल विद्रोह के नेता हैं बुद्धो भगत। कौन है? बुद्धो भगत हैं। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था। 1855 में। अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी तो ये विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। विलियम जोन्स के द्वारा। किस गवर्नर जनरल ने महालवाड़ी व्यवस्था को लागू किया? तो यह किया गया है लॉर्ड वेंटिंग के द्वारा। लॉर्ड वेंटिंग के द्वारा। दामिन एक को क्या था? तो एक भूभाग है। कॉर्नवालिस कोड बना तो कब बना? 1793 में। और आपको ध्यान रखना है कि अस्थायी बंदोबस्त भी कब लागू किया गया है? 1793 में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ है? तो 1600 एडी में। 1600 एडी में हुआ है। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो सिद्धो और कान्हू। व्यक्तिगत के सिद्धांत का संबंध था तो आपके डलहौजी से। डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स का संबंध किससे है? तो डलहौजी से है। जिसका बाल बच्चा नहीं था उसका राज को छीन लिया जाता था अंग्रेजों के द्वारा। दक्कन दंगा आयोग का गठन कब किया गया था? 1875 में किया गया था। ब्रिटिश शासनकाल में भारत में धन प्रवास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा धन प्रवास का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। फ्रांसिस बुकानन कौन था? तो फ्रांसिस बुकानन एक सर्वेक्षक हैं। लॉटरी कमेटी का गठन कब किया गया? तो यह किया गया है 1817 में। 1817 में किया गया है। रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त बम्बई और मद्रास में लागू किया गया है। महालवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रांत में लागू किया गया है। मुंडा विद्रोह का नेता कौन है? तो आप सभी को पता है बिरसा मुंडा नेता हैं। बिरसा मुंडा नेता हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता है? तो भूमि का स्वामी रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसान होता है। सिद्धू कान्हू ने किसका नेतृत्व किया? तो आप सभी लोग को पता है तो संथालों का किया। किसका किया? संथालों का किया है। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। उसके बाद है 1857 की क्रांति। 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हुआ, ये बात ठीक है। अंग्रेजों ने भारतीयों के प्रति क्रूरता दिखाई, ये भी बात आपका ठीक है। तो इसमें आंसर हो जाएगा ए, दोनों सही है और दो ए की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट है कथन ए और कथन 2। 1857 की क्रांति के समय लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल था, तो आपकी गलत है, लॉर्ड कैनिंग थे। इसकी राजनीतिक और आर्थिक नीतियां 1857 के विद्रोह का कारण बनती हैं, तो ये बात आपका ठीक है।
तो एक गलत है और आपके 2 सही है, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? तो बिहार का प्रमुख नेता वीर कुंवर सिंह है, वीर कुंवर सिंह। 1857 के गदर को किसने एक क्रांति कहा? तो ये बोला गया है कार्ल मार्क्स के द्वारा, बोला गया है कार्ल मार्क्स के द्वारा। लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है बेगम हजरत महल जी के द्वारा। पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो पटना, याद रखिएगा, पटना में किया गया है पीर अली के द्वारा। द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अशोक मेहता हैं, अशोक मेहता। 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है? तो ये बोला गया है बीडी सावरकर के द्वारा, बीडी सावरकर के द्वारा। 1857 के विद्रोह के समय भारत का बादशाह कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय था। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो काशी में हुआ है, काशी में जन्म हुआ है। सैनिकों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली राइफल का नाम क्या था जो विद्रोह का कारण बनी? तो उसका नाम था एनफील्ड राइफल। किसके स्थान पर? ब्राउन बेस के स्थान पर एनफील्ड राइफल का इस्तेमाल किया जाना था। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो आपके चर्बी वाले कारतूस थे। क्या थे? चर्बी वाले कारतूस। आग में घी का काम किया था। अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो ये किया गया है बेगम हजरत महल के द्वारा, अवध में। लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी है? तो ये झांसी की रानी है। वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये देखिए जो प्रॉपर ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो जगदीशपुर के। कहाँ के? जगदीशपुर के रहने वाले हैं। 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो उस समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है पमस्टन। क्या नाम है? पमस्टन। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड कैनिंग, आपको पहले बता चुके हैं। 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ, तो ये कब आरंभ होता है? 10 मई 1857 को, 10 मई 1857 को बहादुर शाह जफर को देश निकाल कर कहाँ भेज दिया गया? तो इन्हें देश निकाला देकर रंगून भेज दिया गया है, रंगून भेज दिया गया है। लक्ष्मीबाई के गोद लिए पुत्र का नाम क्या था? लक्ष्मीबाई के गोद लिए पुत्र का नाम क्या था? तो नाम था दामोदर राव। क्या नाम था? दामोदर राव। जगदीशपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो फिर से वीर कुंवर सिंह आ जाएगा। 1857 के विद्रोह को किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा है? तो किसके द्वारा बोला गया है? तो ये बोला गया है इनमें से कोई नहीं के द्वारा। बीबी घर कत्लेआम कहाँ हुआ था? तो बीबी घर कत्लेआम कानपुर में हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें जो है आपके छबीली, मनु, मणिकंका, इन तीनों नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी, तो कब हुआ था? 1912 में। घोषणा 1911 में हुआ था, जबकि ट्रांसफ़र 1912 में हुआ था। गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है? तो गेटवे ऑफ इंडिया जो मुंबई में है, इंडो सारा सैनिक शैली के उदाहरण है। कलकत्ता में अंग्रेजों की किलेबंद बस्ती का नाम क्या था? तो फोर्ट विलियम था, फोर्ट विलियम। नेक्स्ट है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, तो 1973 में किया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट नहीं, गेटवे ऑफ इंडिया तो 1911 में हुआ था। विक्टोरिया टर्मिनल्स किस शैली की इमारत है? तो नव गौथिक शैली का है, नव गौथिक शैली का है। इसमें देखिएगा कि जो आपकी गौथिक शैली होता है ऊपर में पतला होते चला जाता है। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? तो ये इंडिया गेट दिल्ली में है, जबकि गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। तो इंडिया गेट का निर्माण 1931 में होता है, 1931 में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो बम्बई में स्थित है। आज इसका नाम बम्बई का
मुंबई है। विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की थी? तो 1784 में की थी, 1784 में। 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? तो 7 द्वीपों का नगर बम्बई को बोला जाता है, क्योंकि जो पूरा बम्बई शहर है 7 द्वीप पर बसा हुआ है। सर द्वीप किसको बोलते हैं? तो वैसा स्थल जिसके चारों ओर से पानी हो उसे द्वीप बोला जाता है। सर प्रायद्वीप किसे बोलते हैं? तो प्रायद्वीप जिसके तीनों ओर से पानी हो और एक ओर से स्थल से जुड़ा हो उसे प्रायद्वीप बोलते हैं। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो 1853 में डलहौजी के समय में हुआ था। डलहौजी के द्वारा शुरू किया गया था। फोर्ट विलियम कहाँ स्थापित किया गया? फोर्ट विलियम कहाँ स्थापित किया गया है? तो आपके कलकत्ता में स्थापित किया गया है। सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया था, तो कब किया गया था? 1767 में किया गया था सर्वे ऑफ इंडिया का गठन। स्वेज नहर व्यापार हेतु कब खोली गई? तो 1869 में खोला गया था। और जिनका ज्योग्राफी है वो कमेंट करके बताइएगा कि स्वेज नहर किसे किसे जोड़ता है? स्वेज नहर किस 2 सागर को जोड़ता है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा जिनका ज्योग्राफी है। ऐसे देखिए हिस्ट्री में पूछा है तो आप हिस्ट्री में भी बता सकते हैं, लेकिन ये सवाल मेनली ज्योग्राफी वालों के लिए है। अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी? अखिल भारतीय स्तर पर, तो आपको ध्यान रखना है अखिल भारतीय स्तर पर जो पहली जनगणना है ये 1871 में होता है। 1871 में। व्यपगत के सिद्धांत का संबंध किससे है? तो आप पहले भी देख चुके हैं, डलहौजी से इसका संबंध है। इसका आंसर बी हो जाएगा। बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? तो बंगाल विभाजन की घोषणा 1905 में होता भी है और आपके लागू भी हो जाता है 1905 ही में। इसे ध्यान से आप लोग याद रखिएगा। नहीं तो आप लोग यहाँ पर एक आंसर बताइएगा कि जो बंगाल विभाजन है इसकी घोषणा किस डेट को हुआ था? 1905 के किस डेट को, और लागू किस डेट को हुआ था? आप लोग इसे कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है कि कथन और कारण। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम के हिसाब से, सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसे तो आपको मिस करना ही नहीं है। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब उतना देखे तो इसे एकदम ध्यान से देखिएगा। इसके बाद तो फिर लास्ट ही है ना। तो इसमें है कथन और कारण। ए और आर। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ, तो ठीक बात है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के गया अधिवेशन में पारित किया गया, तो देखिए गलत है, गया अधिवेशन में पारित नहीं हुआ था। तो इसका आंसर केवल एक सही होगा, आर गलत हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दो में 1917 में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया, तो बिल्कुल ठीक बात है, बिहार के चंपारण में हुआ था। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे, ये बात आपका ठीक है। देखिए लेकिन क्या है ना कि आर जो है ना इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। आपके यहाँ चंपारण की बात किया गया, यहाँ पर कांग्रेस की बात किया गया, कोई लिंक ही नहीं है ना, तो दोनों सही तो है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इस प्रकार का इस प्रश्न को आप लोग मैच कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन ही अधूरा शायद छापा गया है। देखिए कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, तो याद कर लीजिएगा, आपसे एग्जाम में पूछेगा 1946। जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919, आप सबको पता है। असहयोग आंदोलन की समाप्ति, असहयोग आंदोलन की समाप्ति कब हुआ था, तो 1922 में हुआ था। सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था, 1930 में हुआ था। इससे आप लोग मैच कर लीजिएगा। गांधी जी राष्ट्रपिता के नाम से भी जाने जाते हैं, तो सही बात है, गांधी जी को राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया, तो ये बात ठीक है। तो देखिए इन्हें राष्ट्रपिता क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने जो है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया, तो दो जो है ना एक ही सही व्याख्या कर रहा है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ, तो बिल्कुल ठीक है। चौरी चौरा घटना के बाद असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ, तो ये भी बात आपका ठीक है। तो इसमें दोनों बात आपका ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद है 6 को देख लीजिए आप लोग। कॉलम 1 और कॉलम 2 है। लाल किसे बोलते हैं, तो लाला
लाला लाजपत राय को लाल बोला जाता है। बाल, बिपिन चंद्र पाल को आपके बाल बोला जाता है। नेताजी आप सभी जानते हैं, सुभाष चंद्र बोस को बोला जाता है। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को, इसे आप लोग मैच कर लीजिएगा, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? तो आप पहले ही सवाल में देख चुके हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में ये प्रारंभ होता है गांधी जी के द्वारा आपके आरंभ किया गया। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? तो चंपारण आपके बिहार में है। चंपारण सत्याग्रह 1917 में 3 कठिया प्रथा को लेकर महात्मा गांधी के नेतृत्व में होता है। चंपारण सत्याग्रह में लोकल नेता कौन थे? राजकुमार शुक्ल थे। 1920 में कौन आंदोलन हुआ? 1920 में कौन सा आपके आंदोलन हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, असहयोग आंदोलन। कौन सा आंदोलन हुआ था? तो असहयोग आंदोलन। पूना समझौता किस वर्ष हुआ? तो पूना समझौता 1932 में होता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है? 13 अप्रैल 1919। शहीद ए आजम किसे कहा जाता है? शहीद ए आजम किसे कहा जाता है? तो भगत सिंह को शहीद ए आजम कहा जाता है। 14 नवंबर किनका जन्म दिवस है? तो जवाहरलाल नेहरू का है। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? महात्मा गांधी की आत्मकथा है। महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन था? उसका नाम क्या है? तो नील आंदोलन था, आप सबको पता है, 1917। 1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ये बहुत ही अच्छा सवाल है, तो याद रखिएगा, अंबिकाचरण मजूमदार जी के द्वारा। जबकि 1907 के कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष रास बिहारी बोस थे। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? 1917। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में बंबई में होता है। 1919 के अधिनियम को कहा जाता है तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार बोला जाता है, जबकि 1909 के अधिनियम को मार्लेमेंटो सुधार बोला जाता है। सर की उपाधि किसने वापस की थी? तो सर की उपाधि वापस किसके द्वारा किया गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा वापस किया गया था। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 9 जनवरी 1915 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में प्रारंभ हुआ था। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो याद रखना है, गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस पार्टी का गठन किया था? उस पार्टी का नाम क्या है? तो फॉरवर्ड ब्लॉक उस पार्टी का नाम है। भगत सिंह को फांसी कब दिया गया था? तो 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931 को हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को आरंभ होता है और 1945 तक चलता है। चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ? तो 1922 में होता है। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू होता है। राउलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो राउलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ। 1919 में पारित हुआ। डांडी किस राज्य में स्थित है? तो डांडी आपके गुजरात में स्थित है। महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया? तो चंपारण में शुरू किया 1917 में। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 1928 में। याद रखिएगा कि साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था, जबकि भारत पहुंचता कब है? 1928 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ध्यान रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली
महिला अध्यक्ष कौन थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट 1917 में ये अध्यक्ष बनती, 1917 में बनती हैं कोलकाता अधिवेशन में। दांडी मार्च से किस आंदोलन की शुरुआत होती है? तो आप सभी को अब तो जानकारी लग गया होगा कि सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है 1930 में। शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? तो लाला लाजपत राय को जाना जाता है, लाला लाजपत राय को। काला कानून किसे कहा गया है? तो रॉलेट एक्ट को काला कानून बोला गया है, रॉलेट एक्ट को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम है, जो एक रिटायर अंग्रेज हैं। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो 1869 में जब स्वेज नहर को खोला गया था। नेक्स्ट है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया? तो आप सभी को पता है असहयोग आंदोलन 1920 में। महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में है? तो महात्मा गांधी की आत्मकथा गुजराती भाषा में है। देखिए, आपको हम बोले कि अगर इस वीडियो को आप देख लीजिएगा तो गारंटी के साथ लिख के रख लीजिएगा अपने पर्स में, 70 सवाल यहीं से पूछा जाएगा, एकदम पूछा जाएगा। आप जो है ना एग्ज़ाम देके आइएगा तो हम फिर से बोलते हैं आप मिलाइएगा जरूर। अगर मैच कर जाएगा तो आप लोग कमेंट करके भी आपको बताना होगा, है ना। और वीडियो को अपने दोस्त में शेयर भी करना होगा और सब लोग को बताना, कम से कम एक आदमी 5 लोग को बताएंगे कि नवादा में विपिन आर्स कोचिंग है। उनके द्वारा बोला गया था कि एक वीडियो से 70 सवाल आएगा और आ गया। तो आप लोग इसे शेयर जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में बताइएगा। हमें आपसे इतना ही अपेक्षा रहेगी, बाकी कुछ भी नहीं। जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद का नारा किसने दिया? तो जय हिंद का नारा दिया सुभाष चंद्र बोस ने। चंपारण आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? 1917 में, महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में। महात्मा गांधी के बचपन का नाम था, जो महात्मा गांधी हैं इनका बचपन का क्या नाम है? तो मोनिया है। क्या नाम है? मोनिया। 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ? 1942 में तो आप सभी को पता है अंग्रेज को भगाने के लिए हम लोग तैयार हो गए थे, भारत छोड़ो आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1920 में, सब ने 1930 में, खिलाफत 1919 में, भारत छोड़ो 1942 में। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए? तो 1938 एवं 39 ये दोनों में चुने। नेक्स्ट है कि अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई? तो यहाँ पर देखिएगा जो पहली जनगणना है आपके भारत में शुरू हुआ था 1872 में, और पूरे भारत में पहली बार जनगणना कब होता है? तो 1881 में होता है। ये 2 सवाल ध्यान रखिएगा। पहली बार जो जनगणना शुरू हुआ आपके 1872 में हुआ था, जो पूरे भारत में नहीं हुआ था। लेकिन अगर बोलेगा अखिल भारतीय स्तर पर तो 1881 हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन सेट करने में जो है ना हल्का गलती हो गया है ना, इसे आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा। हम फिर से बोलते हैं, बोलेगा कि अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुआ, लेकिन ऑप्शन में 1881 नहीं है तो 1872 के साथ जाइएगा। लेकिन अगर 1881 है तो 81 मारिएगा, है ना, क्योंकि भारत में पहली बार जनगणना की शुरुआत 1872 में हुआ था, जो पूरे भारत में नहीं हुआ था। जबकि पूरे भारत में, अगर पूरे भारत में बोलेंगे तो अखिल शब्द का इस्तेमाल करेंगे, तो 1881 में शुरू हुआ था। ठीक है। चलिए अगला सवाल है कि दांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया? तो ये गांधी जी के द्वारा किया गया था 1930 में। अगला है, आप समाप्ति की ओर जा रहे हैं। 1945 के शिमला सम्मेलन पूछेगा कि शिमला सम्मेलन कब हुआ था? तो बोलिएगा 1945 में। तो शिमला सम्मेलन के बाद 1946 में कैबिनेट मिशन का गठन किया गया। इसके मेंबर आपसे एग्जाम में पूछता है स्टैफोर्ड क्रिप्स, ए.वी. अलेक्जेंडर और पैंथिक लॉरेंस। ये 3 नाम अपने खोपड़ी में एकदम बढ़िया से सेट कर लीजिएगा। पैंथिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। कौन? पैंथिक लॉरेंस। यह मिशन इंग्लैंड के लेबर पार्टी की सरकार के द्वारा गठित की गई थी, क्योंकि जो चुनाव हुआ था उसमें लेबर पार्टी जीत के आई थी। कैबिनेट मिशन का गठन कब हुआ? तो 1946 में। कैबिनेट मिशन का गठन कब होता है? तो 1946 में होता है। ठीक है। चलिए, कैबिनेट मिशन के कितने सदस्य थे? तो अभी आप देख चुके हैं 3 मेंबर थे। नाम क्या था? नाम था स्टैफोर्ड क्रिप्स, ए.बी. अलेक्जेंडर और पैंथिक लॉरेंस। शिमला सम्मेलन हुआ था तो कब हुआ था? 1945 में शिमला सम्मेलन हुआ था, 1945 में। स्वतंत्र भारत का, ध्यान रखिएगा, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था?
तो लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? तो 18 जुलाई 1947 को। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो भी आप देख चुके हैं, पेंथिक लॉरेंस थे। कौन थे? पेंथिक लॉरेंस। पाकिस्तान शब्द किसने दिया? तो ये चौधरी रहमत अली के द्वारा दिया गया था। ये एक छात्र थे जो लंदन में पढ़ाई कर रहे थे, ये पाकिस्तान के छात्र थे। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का, देखिए शुरुआत में थे भारत के आपके व्यक्ति थे, बाद में ही पाकिस्तान के मेंबर बन जाते हैं, नागरिक बन जाते हैं, ठीक है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया है। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, अभी आप तुरंत देख चुके हैं, पेंथिक लॉरेंस थे, एबी अलेक्जेंडर थे और सर स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? तो घोषणा 1905 में होता है। ये बहुत बड़ा सवाल पूछा जा चुका है। पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो लियाकत अली था। लियाकत अली। मोहम्मद जिन्ना मत मारिएगा, कौन थे? लियाकत अली। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर हम हमेशा जिन्ना के बारे में सुनते आए हैं, लेकिन लियाकत अली पहला प्रधानमंत्री बने। हाँ, क्योंकि इनका क्या हो गया था? निधन हो गया था। चलिए अगला कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुए थे? 1906 में। ये भी VVI सवाल है। 1906 में। पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब अस्तित्व में आया? तो 14 अगस्त 1947 को। और भारत कब आया? तो 15 अगस्त 1947 को। कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? 1946 में। ये पूछा 2023 में। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? किसके द्वारा किया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? कब मनाया गया है? तो 22 दिसंबर 1939 को। 22 दिसंबर 1939 को। भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन की किस योजना का परिणाम है? किस योजना का परिणाम है? तो माउंटबेटन योजना का परिणाम है। सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी थी? सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी थी? तो मुस्लिम लीग के द्वारा दिया गया था। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ये कब पूछा है? ये पूछा है 2023 में। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो कौन हो जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन पूछता कि स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन है? तो भारतीय में कौन हो जाता? सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत का प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन है? तो सी राजगोपालाचारी। इसे ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। तो जो आपके संप्रभुता है वो किस में निहित है? तो हमारा संविधान में निहित है। ये लास्ट चैप्टर है ना। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर को बोला जाता है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। और संविधान को कब अंगीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राष्ट्रपति तो राजेंद्र प्रसाद थे। और प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा दिया गया है। भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? तो जन गण मन अधिनायक जय हो भारत भाग्य विधाता। आधा आप लोग को राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म जीरादेई नामक गांव में होता है। जीरादेई नामक गांव में होता है जो बिहार में है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो 284 मेंबर के द्वारा साइन किया गया था। भारतवर्ष का अंतिम वायसराय कौन था? तो भारतवर्ष का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो गृह मंत्री थे वल्लभ भाई पटेल। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। भारत कब गणतंत्र हुआ? भारत कब गणतंत्र हुआ? तो 26 जनवरी 1947 को गणतंत्र हुआ। गणतंत्र दिवस को झंडा कौन फहराते हैं? आप लोग कमेंट करके बताइएगा।
और स्वतंत्र दिवस 15 अगस्त को झंडा कौन फहराते हैं, ये दोनों कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और झंडा कहाँ से फहराया जाता है। भारतवर्ष किस वर्ष गणतंत्र बना, तो ये तो सिंपल सवाल, 1950। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, कुल कितने, तो 389 थे, 389। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो एक चैप्टर से लेके 15 चैप्टर तक कंटिन्यू किया गया और आपको हम गारंटी दिए हैं कि जितना भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं यहाँ से आपके एग्ज़ाम में 70 प्लस सवाल पूछा जाएगा। कितना, 70 प्लस सवाल पूछा जाएगा। नहीं पूछा जाएगा तो हम भी यही हैं और आप भी यही हैं। ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आशा कीजिए, विश्वास कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सवाल यहीं से आएगा। नाम याद रखिएगा, विपिन आर्स क्लासेस नवादा। मिलते हैं आगे मिलेंगे राजनीतिक शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस के साथ में हम लोग। थैंक यू।